नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग सभी को। राम राम। देखो, कल अपन ने थोड़ा सा वीडियो कम डाल पाया मैं। उसका रीज़न ये था, कल मैंने बता भी दिया था आपको, कुछ तो शादियां थी, वहाँ शादियों में 2-3 शादियों में निमंत्रण था तो वहाँ जाना था। दूसरा तबीयत भी थोड़ी सी खराब थी, आज भी थोड़ी खराब है, लेकिन फिर भी मैं पढ़ाऊँगा आपको। जुकाम वगैरह की शिकायत है, वैसी कोई दिक्कत नहीं है। तो कल अपन का जो टॉपिक था उस टॉपिक को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। थोड़ा सा तो मैं आपको कहूँ, चैनल को आप है ना लोग सब्सक्राइब बहुत कम कर रहे हैं, लोगों को शेयर भी कम कर रहे हैं, तो इसको थोड़ा सा शेयर करें, अन्य लोगों तक पहुँचाएं। शेयर करने का उद्देश्य मेरा ये नहीं है चैनल को बढ़ाना, कोई उद्देश्य नहीं है मेरा, कोई मतलब भी नहीं है मुझे इससे। लेकिन थोड़ा सा ये है कि जो भी अभावग्रस्त बालक बालिकाएं हैं, जो कम्पिटिटिव हैं, जो कहीं किसी शहर में जाकर के अध्ययन करने में समर्थ नहीं है, उन बच्चों को थोड़ा सा फायदा मिल जाए। क्योंकि मैं यहाँ पूरी की पूरी व्याकरण डाल रहा हूँ। हिंदी की संपूर्ण व्याकरण है, संस्कृत की संपूर्ण व्याकरण है, प्लस साइकोलॉजी है, जो बाल विकास है उसके भी सारे टॉपिक में अपलोड कर रहा हूँ। तो इनको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँच हो जाए तो उससे उनको बेनिफिट हो जाए, बस यही उद्देश्य है। तो आप कृपया करके है ना शेयर करें, अपने जितने भी साथी हैं उन सभी में शेयर कर दें, जिससे कि वो सब्सक्राइब कर लें। और सब्सक्राइब करेंगे, वैसे धड़ाधड़ बढ़ रहे हैं अपने सब्सक्राइबर, है ना, इसमें कोई वो नहीं है, बच्चे तक पहुंच रहा है, रेस्पॉन्स भी ठीक है। क्योंकि मैंने आज तक यूट्यूब पे काम किया ही नहीं है कभी। वो इसलिए नहीं किया कि टाइम ही नहीं मिलता है और ज़रूरत भी महसूस नहीं हुई। फिर थोड़ा सा ये भी है कि मैं देखता हूँ सोशल मीडिया पे, तो सोशल मीडिया का जो ज़माना है ना, थोड़ा सा वो स्टडी से हट करके हो रहा है। इस चीज़ को शायद आप जो कंपटीशन की तैयारी करने वाले बालक बालिकाएं नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन वहाँ सोशल मीडिया जो है, यूट्यूब वगैरह है, उस पर जो स्टडी से संबंधित जो कंटेंट है ना, वो आप देख लेना उठा करके, कोई सा भी यूट्यूब चैनल किसी का भी उठा करके देख लेना। मैं किसी के लिए नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वहाँ जो ज़्यादातर जो समय का जो दुरुपयोग है ना, वो ज़्यादातर हो रहा है एंड कंटेंट कम डाला जा रहा है, जो भी मटेरियल है ना वो कम डाला जा रहा है। उसके पीछे भी कई रीजन है। वहाँ यूट्यूबर जो हैं उनका भी थोड़ा सी मजबूरी इस प्रकार की है, क्योंकि ये जो सारा का सारा कंटेंट डाल देंगे तो उन सब ने अपना जो भी लाइव कोर्स बेचते हो, रिकॉर्डेड जो कोर्स हैं वो बेचते हैं, पेड जो कोर्स हैं वो बेचते हैं, तो फिर वहाँ बच्चे नहीं पढ़ेंगे। वो इस वजह से थोड़ा सा स्वार्थ से मान लो या कुछ भी मान लो, उस वजह से वो थोड़ा सा नहीं डालते हैं। ये भी उनका एक मजबूरी होती है। तो अपना कोई स्वार्थ नहीं है, अपना कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नहीं है जिसके माध्यम से अपन कोर्स वगैरह बेचने का कभी कोई इरादा भी नहीं है ऐसा। अपन जो भी डालेंगे ना वो आपको निस्वार्थ भाव से और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ही डालूंगा। जो भी मैं मटेरियल डालूंगा, भगवान की दया से सब कुछ है, ठीक ठाक चल रहा है, तो जरूरत नहीं है इतनी। आप सभी को फायदा हो जाए। और मेरे तो यही है कि मेरी वजह से यदि सिंगल बच्चे का, कल परसों भी मैंने कहा था कि मेरी वजह से सिंगल बच्चे का, सिंगल कैंडिडेट का एक भी क्वेश्चन यदि सही होता है, वो सिलेक्शन के अंदर होता है, तो मैं अपने आप को खुश नसीब समझूंगा, है ना। तो इसको मैं आगे बढ़ा रहा हूँ बिना बातें किए। अब आगे जो अपना टॉपिक था कल, थोड़ा सा मैं कल डाल पाया, आज उस टॉपिक को मैं पूरा कर रहा हूँ। अपन पढ़ रहे थे कल सौरों का वर्गीकरण, सौरों का वर्गीकरण शायद कल का है अपने पास में, सौरों का वर्गीकरण नहीं है, ठीक है, दोबारा से लिख देता हूं। देखो, सौरों का जो वर्गीकरण है वह मुख्य रूप से बताओ कितने आधारों पर किया जाता है। तो सौरों का वर्गीकरण मूल रूप से कितने आधारों पर होता है? 5 आधारों पर किया जाता है। सौरों का जो भी स्वर है अपने सामने, उन संपूर्ण सौरों का वर्गीकरण है वह मुख्य रूप से कितने आधारों पर किया जाता है? तो 5 आधारों पर किया जाता है। कितने आधारों पर? 5 आधारों पर सौरों का वर्गीकरण किया जाता है। वो 5 आधार कौन कौन से हैं, तो उनको मैं एक बार दोबारा से नोट कर रहा हूं। पहला आधार है, मार्कर की क्या हो रहा है आज, देखो पहला जो आधार है अपना वर्गीकरण का, वो है उच्चारण की अवधि, उच्चारण की अवधि या मात्रा काल के आधार पर, उच्चारण की अवधि या मात्रा काल के आधार पर। दूसरा वर्गीकरण है
वो है उच्चारण के आधार पर। किसके आधार पर? उच्चारण के आधार पर। तीसरा वर्गीकरण है वो है जिह्वा की क्रियाशीलता के आधार पर। जिह्वा की क्रियाशीलता के आधार पर। चौथा वर्गीकरण है वह है ओष्ठों की गोलाई के आधार पर। ओष्ठों की गोलाई के आधार पर। और पांचवा वर्गीकरण है वह है मुखाकृति के आधार। मुखाकृति के आधार। बोर्ड की थोड़ी सी ठीक ठाक नहीं है ना, तो कल इसको ठीक करवाते हैं बोर्ड को एक बार। तो ये जो अक्षर है ना सही तरीके से टाइप नहीं हो रहे हैं, तो कल इसको ठीक करवा देंगे ना। दिख तो रहा है ना सभी को? तो देखो, सबसे पहले उच्चारण की अवधि या मात्रा काल के आधार पर, और कल अपन ने पढ़ा था उच्चारण की अवधि या मात्रा काल के आधार पर जो स्वर होते हैं ये कितने प्रकार के स्वर हो जाते हैं? तो स्वर हो जाते हैं 3 प्रकार के। रिपीट कर रहा हूं इसी टॉपिक को एक बार। पहला स्वर होता है ह्रस्व स्वर, दूसरा होता है दीर्घ स्वर, और तीसरा होता है प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, बताओ ये 3 नाम किसके आधार पर हैं? उच्चारण की अवधि के आधार पर। दूसरा वर्गीकरण है उच्चारण के आधार पर, और उच्चारण के आधार पर जो स्वर हैं ये स्वर हैं 2 प्रकार के। कौन कौन से? एक स्वर तो होता है अनुनासिक स्वर, अनुनासिक स्वर, और दूसरा होता है निर्नुनासिक स्वर। अनुनासिक स्वर, दूसरा होता है निर्नुनासिक स्वर। फिर होता है जिह्वा की क्रियाशीलता के आधार पर, और जिह्वा की क्रियाशीलता के आधार पर पुनः 3 प्रकार के हो जाते हैं। कौन कौन से? एक होता है अग्र स्वर, एक होता है मध्य स्वर, और एक होता है पश्य स्वर। अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्य स्वर। चौथा वर्गीकरण है ओष्ठों की गोलाई के आधार पर, और ओष्ठों की गोलाई के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। एक तो आता है वर्ताकार स्वर, और एक हो जाता है अवर्ताकार स्वर। वर्ताकार स्वर और अवर्ताकार स्वर। और अंतिम वर्गीकरण है मुखाकृति के आधार पर, और मुखाकृति के आधार पर स्वर हैं ये कितने प्रकार के हो जाते हैं? 4 प्रकार के। उनके नाम क्या हैं? संवृत स्वर, संवृत स्वर, अर्ध संवृत स्वर, संवृत, अर्ध संवृत, विवृत और अर्ध विवृत। अर्ध विवृत स्वर। तो ये आपके सामने 5 आधारों पर वर्गीकरण है। एक बार रिपीट कर रहा हूं मैं। देखो, पहला वर्गीकरण है उच्चारण की अवधि या मात्रा काल के आधार पर। तो उच्चारण की अवधि या मात्रा काल के आधार पर स्वर कितने प्रकार के हैं? तो स्वर होते हैं 3 प्रकार के। कौन कौन से? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। दूसरा वर्गीकरण है उच्चारण के आधार पर। उच्चारण के आधार पर स्वर होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं? तो स्वर होते हैं 2 प्रकार के। एक तो अनुनासिक स्वर, और दूसरा होता है निर्नुनासिक स्वर। बोर्ड पे लिखा हुआ पीछे। तीसरा वर्गीकरण है जिह्वा की क्रियाशीलता के आधार पर, और जिह्वा की क्रियाशीलता के आधार पर स्वर कितने प्रकार के हैं? तो ये पुनः 3 प्रकार के हो जाते हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्य स्वर। चौथा वर्गीकरण है ओष्ठों की गोलाई के आधार पर। ओष्ठों की गोलाई के आधार पर स्वर कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के। एक होता है वर्ताकार स्वर और दूसरा होता है अवर्ताकार। और 5वां जो वर्गीकरण है वह है मुखाकृति के आधार पर, और मुखाकृति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के, संवृत स्वर, असंवृत स्वर, विवृत स्वर और अर्ध विवृत स्वर। अब इनमें कौन कौन से स्वर आते हैं? जैसे ह्रस्व में कौन से आएंगे, दीर्घ में कौन से आएंगे, प्लुत में कौन से आएंगे, अनुनासिक किसको कहते हैं, निर्नुनासिक किसको कहते हैं, अग्र मध्य पश्य ये किसको कहते हैं, वर्ताकार अवर्ताकार किसको कहते हैं, संवृत, अर्ध संवृत, विवृत और अर्ध विवृत किसको कहा जाता है। तो ये डिटेल मैं अब आपको क्लियर कर रहा हूं। तो देखो, सबसे पहले है उच्चारण की अवधि या मात्रा काल के आधार पर। पहला स्वरों का वर्गीकरण है वह है उच्चारण की अवधि, या इसी का नाम दूसरा होता है मात्रा काल। उच्चारण की अवधि या मात्रा काल के आधार पर देखो, इसको समझो आप। सीधा प्रश्न आता है कि स्वर कितने प्रकार के, तो आपको उत्तर देना है 2।
कौन कौन से, ह्रस्व और दीर्घ। इन प्रश्न को यदि थोड़ा सा घुमा करके पूछा जाए कि उच्चारण की अवधि के आधार पर स्वर कितने प्रकार के हैं, या इसी को पूछ सकता है मात्रा काल के आधार पर स्वर कितने प्रकार के, तो यहाँ उत्तर देना है आपको 3। उत्तर क्या देना है, 3। वह तीनों स्वर जो कौन होंगे वो कौन कौन से हो जाते हैं, तो एक तो होता है इसमें से वही 2 नाम तो ह्रस्व स्वर, दूसरा हो जाता है दीर्घ स्वर, ह्रस्व स्वर दीर्घ स्वर, यहां एक नाम और जुड़ जाता है, वो नाम क्या है, प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और तीसरा नाम क्या है, प्लुत स्वर। सबसे पहले तो आप एक छोटी सी चीज समझो, यहाँ ये मात्रा क्या है, कभी भी आपसे पूछ लिया जाए कि हिंदी में मात्रा किसे कहते हैं, तो कभी पढ़ा है आपने, मात्रा किसे कहा जाता है, तो देखो किसी भी स्वर के उच्चारण में लगने वाला जो समय होता है उस समय को क्या कहा जाता है, मात्रा। किसी भी स्वर के यानी उच्चारण में समय हमेशा स्वरों में कम ज्यादा लगता है, व्यंजनों का उच्चारण एक समान होता है, तो किसी भी स्वर के उच्चारण में लगने वाले समय को क्या कहा जाता है, मात्रा। तो अब ये मात्राएं होती कितनी हैं, तो हिंदी भाषा में मात्राओं में संख्या कितनी होती है, 10, और स्वरों की संख्या पूछ जाए तो कितनी बतानी, 11। कौन से स्वर की मात्रा नहीं होती है, तो ए स्वर की कोई भी मात्रा नहीं होती है। तो यह है मात्रा काल, ये लिखा हुआ है मात्रा काल या उच्चारण की अवधि। किसी भी स्वर के उच्चारण में लगने वाला समय, समय को क्या कहते हैं, अवधि, और इसी का नाम क्या है दूसरा, मात्रा काल। तो दोनों चीज एक ही है। देखो इस आधार पर स्वर कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार के, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर किसको कहा जाता है, तो ह्रस्व का अर्थ होता है छोटा, अर्थात किसी स्वर के उच्चारण में बहुत ही कम समय लगता है, अल्प मात्रा में समय लगता है, अल्प थोड़ा सा ही समय लगता है, तो उस स्वर को कहा जाता है ह्रस्व स्वर। और यहाँ इस ह्रस्व स्वर की संख्या होती है 4। वो कौन कौन से हो जाते हैं, ए, ई, उ और री, ये अपन पढ़ भी चुके हैं पहले। फिर आता है दीर्घ स्वर, तो दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, किसी स्वर के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लग जाता है तो उसको क्या कह दिया जाता है, दीर्घ स्वर। संख्या पूछी जाए तो संख्या होती है इनकी 7। संख्या कितनी हो जाती है, 7, और वो 7 कौन कौन से हो जाते हैं, आ, बड़ी ई, बड़ा उ, फिर ए, फिर आई, फिर ओ, और लास्ट में आओ। ये जो 7 स्वर हैं, ये 7 स्वर किस नाम से जाने जाएंगे बताओ, दीर्घ। यहां तक अपने पढ़ लिया था पहले स्वरों का वर्गीकरण में। फिर देखो प्लुत स्वर क्या है, तो ह्रस्व स्वर से तिगुना समय यदि किसी स्वर के उच्चारण में लग जाता है तो वही स्वर क्या बन जाता है, प्लुत स्वर बन जाता है। किसी भी स्वर का उच्चारण करेंगे और उसमें ह्रस्व जो स्वर है इससे 3 गुना यदि समय लग जाता है, तिगुना यदि समय लग जाता है, तो उसको कौन सा स्वर कह दिया जाता है, प्लुत स्वर के नाम से जाना जाता है। अब ये प्लुत स्वर होता क्या है, तो देखो सामान्यतः हिंदी व्याकरण में कोई भी स्वर प्लुत नहीं होता है, लेकिन किसी भी स्वर के उच्चारण में तिगुना समय लग जाता है। जैसे तिगुना का मतलब क्या है, देखो एक तो ए का उच्चारण करना है, एक आ स्वर का उच्चारण करना है, और एक ओम का उच्चारण करना है। इन तीनों का उच्चारण अपने को करना है। ए थोड़ा सा समय, आ इससे दुगना समय, ओम इससे तिगुना समय लग रहा है, तो ये स्वर ए है, ये ह्रस्व स्वर है, आ है दीर्घ स्वर है, और ये जो ओम लिखा हुआ है यही क्या है, प्लुत स्वर के नाम से जाना जाता है। फिर इनको लिखा कैसे जाता है, तो देखो हमेशा ये दीर्घ स्वरों का बनता है, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। प्लुत जो स्वर बनता है ये हमेशा दीर्घ स्वरों का बनता है, और दीर्घ स्वर जो भी है उस दीर्घ स्वर के आगे इस प्रकार का चिन्ह लगा दिया जाता है। ये अवग्रह चिन्ह जो है, ये इस प्रकार का अवग्रह चिन्ह यदि लगा दिया जाता है तो उस स्वर का नाम ही क्या हो जाता है, प्लुत हो जाता है। लगाना किसके है, हमेशा ये दीर्घ वाले के लगाना है। जैसे आ है, ये आ स्वर तो दीर्घ है, इसी आ स्वर के आगे मैं ये चिन्ह लगा दूं तो ये प्लुत बन गया। बड़ी ई है, ये तो दीर्घ है, इसके आगे ऐसा चिन्ह लगा दिया तो ये क्या है, प्लुत स्वर है। बड़ा ऊ है, ये तो है दीर्घ स्वर, इसके आगे चिन्ह लगा दिया तो ये क्या बन गया, प्लुत बन गया। फिर ए स्वर है, इसके आगे ऐसा चिन्ह लगा दो, आई स्वर के आगे ये चिन्ह लगा दो, फिर ओ स्वर के आगे ऐसा चिन्ह लगा दो, और फिर औ स्वर के आगे ऐसा चिन्ह लगा दो। तो सभी जो दीर्घ स्वर हैं 7, इन 7 के आगे ऐसा चिन्ह लगा देते हैं तो उसी को क्या कह दिया जाता है, प्लुत स्वर कह दिया जाता है। क्लियर है यहाँ तक। ह्रस्व स्वर ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में बहुत ही कम समय लगेगा, ह्रस्व स्वर, लघु स्वर, एक मात्रिक स्वर कहलाते हैं। ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लग जाता है, दीर्घ स्वर, गुरु स्वर, संधि स्वर या द्विमात्रिक स्वर कहलाते हैं। ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व से तिगुना समय लग जाता है उनको प्लुत स्वर या त्रिमात्रिक स्वर कहा जाता है। ये भी याद रखना है,
त्रिमात्रिक स्वर कहते हैं। इनको एक मात्रिक, इनको द्विमात्रिक और इसको त्रिमात्रिक स्वर के नाम से भी जाना जाता है। इनकी संख्या भी कभी पूछी जाए तो जितनी दीर्घ की है इतनी संख्या किसकी बता देनी, प्लुत की बता देनी। क्लियर है यहां तक? पहला वर्गीकरण उच्चारण की अवधि या मात्रा काल के आधार पर। फिर देखो दूसरा वर्गीकरण पढ़ते हैं अपन उच्चारण के आधार पर। किसके आधार पर है? उच्चारण के आधार पर। देखो उच्चारण के आधार पर जो स्वर होते हैं ये होते हैं दो प्रकार के। कौन कौन से? एक तो होता है अनुनासिक स्वर, ये आपने पढ़ी भी होगा कभी, अनुनासिक स्वर। और दूसरा स्वर होता है निर्नुनासिक स्वर। निर्नुनासिक स्वर, अनुनासिक स्वर और दूसरा होता है निर्नुनासिक स्वर। अब देखो किस स्वर को अनुनासिक कहा जाता है, किसको निर्नुनासिक कह दिया जाता है। एक बार रुको, थोड़ा ये एसी ऑन कर देता हूं। बाहर सर्दी है ना, और अंदर बहुत ज्यादा गर्मी है। चलो ठीक है। देखो अनुनासिक स्वर और निर्नुनासिक स्वर। तो अनुनासिक स्वर किसको कहते हैं, निर्नुनासिक किसको कहा जाता है? तो इसका संस्कृत में एक सूत्र चलता है, मुख नासिका वसनो अनुनासिक है। वह सूत्र क्या कहता है कि ऐसा स्वर जिसका उच्चारण करते समय हमारे जो श्वास वायु है, ये श्वास वायु हमारे मुख से जो श्वास वायु निकलती है, यह श्वास वायु मुख और नासिका, मुख और नासिका यदि दोनों अंगों से बाहर निकलती है। किसी भी स्वर का उच्चारण करते समय श्वास वायु मुख और नासिका दोनों अंगों से यदि बाहर निकलती है, उस स्वर का नाम ही क्या होता है? अनुनासिक स्वर होता है। और ऐसा स्वर जिसका उच्चारण करते समय श्वास वायु केवल मुख से बाहर निकलती है, नासिका का वहां कोई योगदान नहीं होता है, नाक का कोई योगदान नहीं होता है, उस स्वर को क्या कह दिया जाता है? निर्नुनासिक। क्लियर है यहां तक? ऐसा स्वर जिसके उच्चारण में श्वास वायु मुख और नासिका दोनों अंगों से बाहर निकलेगी, अनुनासिक स्वर कहलाएगा। और केवल मुख से बाहर निकलेगी तो कौन सा स्वर कहलाएगा? निर्नुनासिक। अब आप ये कहोगे कि कैसे? तो देखो मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। आपसे कहा जाए कि ये चांद शब्द है, इस चांद शब्द का आपको उच्चारण करना है। चांद शब्द दिया हुआ है, इस चांद शब्द का आपको उच्चारण करना है और नासिका को बंद करके करना है। मुख को तो खुला रखना है, मुख को बंद करने के बाद में तो किसी भी वर्ण का उच्चारण होगा ही नहीं। नासिका को बंद करके इस शब्द का उच्चारण करो। देखें चांद का, तुम चांद चांद कह के पुकारते हो ना, तो चांद शब्द का उच्चारण करते समय यदि नाक को बंद करके इसका उच्चारण करेंगे तो इसका उच्चारण शुद्ध उच्चारण नहीं होगा, इसका उच्चारण ये होगा। देखो चांद शब्द का उच्चारण करते हैं तो इसका उच्चारण केवल चा द इसी प्रकार का उच्चारण होगा। क्यों होगा? क्योंकि शुद्ध उच्चारण नहीं होगा। श्वास वायु नाक को बंद कर लेंगे तो शुद्ध श्वास वायु नहीं निकलेगी, इस वजह से इसका सही उच्चारण नहीं होगा। इसी तरह से आपके सामने शब्द है आंचल, शब्द है आंचल, और कहा जाए नाक को बंद करके आंचल शब्द का उच्चारण करो तो आंचल का उच्चारण आंचल नहीं होगा, आंचल का उच्चारण आंचल ही होगा। क्योंकि अपन ने नासिका को बंद कर लिया, श्वास वायु बाहर नहीं निकल रही है, तो इसका शुद्ध उच्चारण नहीं होगा। तो किसी स्वर का उच्चारण करने पर श्वास वायु मुख और नासिका दोनों से बाहर निकलेगी, अनुनासिक केवल मुख से बाहर निकलेगी, तो कैसा होगा? अनुनासिक या निर्नुनासिक। अब देखो लिखना कैसे है। तो अनुनासिक स्वरों को लिखने के लिए कोई भी स्वर होता है उस स्वर के ऊपर किसका प्रयोग हो जाता है? चंद्र बिंदु का प्रयोग कर दिया जाता है। किसी भी स्वर के ऊपर यदि चंद्र बिंदु का प्रयोग हो जाएगा वह स्वर ही क्या माना जाएगा? अनुनासिक स्वर। और जिस स्वर के ऊपर चंद्र बिंदु नहीं आएगी वो कैसा है? निर्नुनासिक। जैसे ए स्वर है, इसके ऊपर मैंने चंद्र बिंदु लगा दी तो कैसा स्वर है बताओ? अनुनासिक है।
आ स्वर है, इसके ऊपर चंद्र बिंदु लगा दी, फिर ई स्वर के ऊपर चंद्र बिंदु लगा दी। यहां थोड़ा सा ध्यान देना आपको, चंद्र बिंदु तो लगा दी लेंगे अपन, लेकिन कौन से स्वर के ऊपर पूरी चंद्र बिंदु का प्रयोग नहीं करना है, ये यहाँ सीखने वाली चीज है। देखो ए के ऊपर चंद्र बिंदु है, आ के ऊपर चंद्र बिंदु है, छोटी ई के ऊपर चंद्र बिंदु है, लेकिन बड़ी ई के ऊपर कभी भी चंद्र बिंदु का प्रयोग नहीं करना, केवल बिंदु का ही प्रयोग करना है। जैसे इसका कारण क्या है, तो कोई भी स्वर होता है उस स्वर के ऊपर ये जो रेखा खींचते हैं अपन, इस रेखा को कहा जाता है शिरोरेखा। कौन सी रेखा कहा जाता है, शिरोरेखा। तो किसी भी स्वर के ऊपर खींचे जाने वाली जो शिरोरेखा है उससे ऊपर यदि कोई भी मात्रा निकली हुई है तो वहां कभी भी चंद्र बिंदु का प्रयोग नहीं किया जाता है। चंद्र को हटा करके केवल किसका प्रयोग करना है, फिर बिंदु का ही। तो देखो ई के ऊपर, बड़ी ई के ऊपर ये ऊपर मात्रा निकल गई, इसलिए केवल बिंदु ही लगाएंगे, कभी चंद्र बिंदु का प्रयोग नहीं करेंगे। तो ऐसे 4 स्वर ऐसे आएंगे जिनके ऊपर कभी भी पूरी चंद्र बिंदु नहीं आती, केवल क्या आती है, बिंदु। फिर देखो उ स्वर के ऊपर क्या लगा देंगे, चंद्र बिंदु। बड़े उ के ऊपर भी क्या लगेगी, चंद्र बिंदु। री स्वर के ऊपर भी क्या लगेगी, चंद्र बिंदु। लेकिन इसका प्रयोग कभी हिंदी में नहीं होता है, संस्कृत में होता है, इसको मैंने गोले बंद कर दिया है। फिर है ए स्वर, इसके ऊपर भी क्या आएगी, चंद्र बिंदु। आई स्वर के ऊपर केवल क्या आएगी, बिंदु। ओ के ऊपर भी क्या आएगी, बिंदु। और औ स्वर के ऊपर भी केवल बिंदु का ही प्रयोग होगा, चंद्र बिंदु का प्रयोग नहीं होगा। तो 3 स्वर तो आपके सामने ये हैं और एक बड़ी ई है, इनके ऊपर कभी भी चंद्र बिंदु नहीं आती है। माननीय आपको चंद्र बिंदु ही है, लेकिन यहाँ केवल बिंदु का ही प्रयोग किया जाता है। ये सीखने वाली यहाँ चीज थी, बाकी तो चंद्र बिंदु का प्रयोग हो जाता है। वह स्वर कैसा बन जाता है, अनुनासिक स्वर। अब निर्नुनासिक स्वर क्या होते हैं, तो ऐसे स्वर जिनके ऊपर चंद्र बिंदु नहीं आएगी। अब किसी भी स्वर के ऊपर से चंद्र बिंदु हटा देंगे तो वो कैसा स्वर बन जाएगा, निर्नुनासिक बन जाएगा। तो ए है, आ है, ई है, ई है, ऊ है, इसी प्रकार से सारे स्वरों को लिख देंगे। तो ये स्वर कैसे हैं, निर्नुनासिक। ऊपर वाले स्वर कैसे हैं, अनुनासिक है। क्लियर है, 2 वर्गीकरण क्लियर है। लिखो तीसरा वर्गीकरण। तीसरा वर्गीकरण है, आज इसको पूरा कराऊंगा मैं। जो स्वरों का वर्गीकरण है इसको बिल्कुल क्लियर कराऊंगा। जो कल आपका एक ही थोड़ा सा वर्गीकरण बचे, और वो व्यंजनों का वर्गीकरण, जो कि 3 वीडियो में अपने पूरा वर्ण का टॉपिक क्लियर है। जो भी 30-30, 40-40 मिनट के 3 वीडियो हैं, इनको आप ढंग से पढ़ लेना, पूरा वर्ण का टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। तो तीसरा वर्गीकरण है जिह्वा की क्रियाशीलता के आधार पर। जिह्वा की क्रियाशीलता के आधार पर। देखो जिह्वा का मतलब क्या है, जीभ। जिह्वा का मतलब क्या है, जीभ। यानी हमारी जो जिह्वा की क्रियाशीलता है इसके आधार पर इसको एक नाम से और लिखा गया है। मनोज कुमार जो मिश्रा जी हैं, उन मिश्रा जी की बुक में एक चीज और लिखी हुई है इसकी जगह पे, जिह्वा की क्रियाशीलता, और इसी का दूसरा नाम है जिह्वा के उत्थापित भाग के आधार पर। वो भी सही है, जिह्वा के उत्थापित, यानी जिह्वा जो ऊपर नीचे होती है उसको उत्थापित भाग बोलते हैं। क्रियाशीलता कह दो, क्रिएटिविटी कह दो, या उत्थापित भाग कह दो, बात एक ही है। तो जिह्वा की क्रियाशीलता पूछ ले जाए, कभी प्रश्न दे दे मान लो ऐसा, क्योंकि मनोज कुमार जी और मिश्रा की जो बुक है, मैं थोड़ा सा बता दूं आपको, वो बहुत ही हिंदी व्याकरण के लिए, मैं यूं कहूं कि हिंदी व्याकरण के लिए वो रामबाण है। उसमें बहुत ही अच्छे सरल तरीके से सारी की सारी चीजें हिंदी के बारे में है, वो पूरी की पूरी चीजें क्लियर की गई हैं, और लगभग उदाहरण चेंज नहीं होते हैं। ये और बता दूं मैं आपको, मनोज कुमार मिश्रा की जो सरल हिंदी व्याकरण है उसमें से उदाहरण ही चेंज नहीं होते हैं। तो मेरा ये भी थोड़ा सा सजेशन होगा आपको कि उस पुस्तक का ज्यादा से ज्यादा अवलोकन करें आप। बहुत ही अच्छी बुक है। नवीन हिंदी व्याकरण जो चलती है अपनी 9 से लेकर के 12 तक, उसके जितने भी टॉपिक हैं उनको हूबहू उसमें डाला गया है उस किताब में। बाकी अदर टॉपिक हैं उनको भी बहुत बेहतर अच्छे तरीके से समझाया गया है। तो अच्छी बुक है, अवलोकन करें, फायदा मिलेगा आपको। तो देखो जिह्वा की क्रियाशीलता के आधार पर, जिह्वा का मतलब जीभ होता है, तो हमारी जो जिह्वा है, जीभ है, उसकी क्रियाशीलता के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ जो स्वर होते हैं ये स्वर होते हैं 3 प्रकार के। कौन कौन से स्वर हो जाते हैं, पहला स्वर होता है अग्र स्वर, दूसरा होता है मध्य स्वर, अग्र स्वर, मध्य स्वर, और तीसरा होता है पश्च स्वर।
अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्य स्वर। देखो अग्र का मतलब क्या है, आगे, अग्र का अर्थ क्या होता है, आगे। मध्य का मतलब क्या होता है, बीच में। और पश्य का मतलब क्या होता है, पीछे। यानी किसी स्वर का उच्चारण करते समय हमारी जो जीभ होती है, जिह्वा होती है, उसके सबसे आगे वाला भाग सबसे ज्यादा क्रियाशील होता है, तो उसको तो कौन सा स्वर कह देंगे, अग्र स्वर। किसी स्वर का उच्चारण करने पर हमारी जीभ का बीच वाला भाग, मध्य भाग सबसे ज्यादा काम में आता है, क्रियाशील होता है, तो कैसा स्वर बनेगा, मध्य स्वर। और सबसे पीछे वाला भाग यदि क्रियाशील होता है तो उसको कौन सा स्वर कह देंगे, पश्य स्वर। अब प्रश्न इसमें यह आता है कि निम्न में से अग्र स्वर कौन कौन से हैं, मध्य स्वर कौन कौन से हैं, या पश्य स्वर कौन कौन से हैं। तो उस चीज को मैं समझा रहा हूं। देखो ऐसे यदि कभी भी आता है आपके सामने, स्वरों का आपको पता है स्वर 11 है, तो ऐसे यदि मान लो 3 आगे, 2 आगे, 4 आगे, जैसे 2 ही हैं ऐसे कोई वर्गीकरण में, तो उनमें से एक याद कर लो, बचेगा वो उसमें दूसरे में आ जाएगा। 3 है तो 2 को याद कर लो, किसी को भी जो भी आपको आसान लगे, जो बचेगा वो तीसरे में आ जाएगा। 4 है तो 4 में से 3 याद कर लो, जो बचेगा वो चौथे में आ जाएगा। ऐसे भी आप बहुत अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं। देखो अग्र स्वर में आपको याद रखना है, अग्र स्वर में आता है एक तो छोटी ई, एक बड़ी ई, एक आ जाता है ए और एक आ जाता है आई। यानी ये जो 4 स्वर हैं, ये 4 स्वर किस में आते हैं, अग्र स्वर में आ जाते हैं। मध्य स्वर में क्या आता है, तो मध्य स्वर में आता है, केवल आपको याद रखना है ए। मध्य स्वर में कौन सा स्वर आ जाएगा, ए। अब देखो जो शेष स्वर बच गए, स्वरों का अपना पता है 11 है, वो 11 यदि अपने को याद है तो तीसरा अपने आप ही निकल सकता है, याद करने की जरूरत नहीं है। तो बताओ अग्र में कौन कौन सा आएगा, ई ए आई। मध्य में कौन सा आएगा, ए। शेष कौन कौन से बच गए, अब ए के बाद में क्या आता है, आ, तो एक तो आ जाएगा, आ के बाद में ई आता है, ई के बाद में ऊ आता है, तो यहाँ ऊ को लिख देंगे। फिर क्या आता है, ए आई यहाँ लिखे हुए है, तो बच गया क्या, ओ और औ। थोड़ा सा यहाँ ये भी ध्यान रखें आप, री स्वर का वर्गीकरण कहीं भी नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा ना री का वर्गीकरण, नहीं तो अपने रसों में पढ़ा, नहीं दीर्घ में पढ़ा, और सॉरी उच्चारण की अवधि वाले में पढ़ा, नहीं अपने उच्चारण वाले में पढ़ा, और नहीं यहाँ पढ़ रहे हैं। इसका मतलब री स्वर को हिंदी मानक संस्था नई दिल्ली है वह स्वीकार ही नहीं करती है, क्योंकि री स्वर के स्थान पर, मैंने शुरुआत में बताया था, री स्वर के स्थान पर इस प्रकार के री व्यंजन का आप प्रयोग कर सकते हैं, तो री स्वर का वर्गीकरण नहीं है। फिर भी देखो कदापि यदि ऐसा री स्वर का भी वर्गीकरण पूछ लिया जाए तो आपको बताना किसको है, इस री को। हमेशा जहां पर भी ई का वर्गीकरण दिया हुआ है वहीं पे बताना है। जैसे यहाँ ई है, अगर में आती है, तो ये जो जिह्वा के क्रियाशीलता के आधार पर कभी पूछ लिया जाए तो ई स्वर के साथ में ही किसको पढ़ेंगे, अगर वाले में किसको पढ़ लेंगे, री को पढ़ लेंगे। समझ गए ना। तो देखो अगर में आता है ई ए आई, मध्य में केवल ए, और पश्य में आ उ ओ औ, ये स्वर आते हैं पश्य स्वर। क्लियर है यहां तक। तो लिखो अगला चौथा वर्गीकरण, 4 नंबर का वर्गीकरण है, वह है ओष्ठों की गोलाई के आधार पर। ओष्ठों की गोलाई के आधार पर। और देखो ओष्ठों की गोलाई के आधार पर जो स्वर होते हैं, ये स्वर हो जाते हैं पुनः 2 प्रकार के। कौन कौन से, पहला तो होता है इसमें से वर्ताकार स्वर, वर्ताकार स्वर, और दूसरा स्वर होता है अवर्ताकार स्वर। वर्ताकार स्वर और अवर्ताकार स्वर। तो देखो वर्ताकार यानी वर्त का आकार, और वर्त का आकार कैसा होता है, गोल होता है। वर्त का आकार कैसा होता है, गोल। बिल्कुल सिंपल है ये तो। ओष्ठों की गोलाई का मतलब यह है कि किसी भी स्वर का उच्चारण करते समय जब हमारे दोनों ओष्ठ हैं ये वर्त की आकृति में हो जाते हैं, और वर्त की आकृति होती कैसी है बताओ, गोल होती है। कैसी होती है, गोल। तो यूं कहें कि किसी स्वर का उच्चारण करने पर हमारे जो दोनों ओष्ठ हैं ये बिल्कुल गोल आकृति में हो जाते हैं, वर्त की आकृति में हो जाते हैं, तो वह स्वर कौन से स्वर कहलाता है बताओ,
वर्ताकार स्वर कहलाता है। कैसा स्वर कहलाता है? वर्ताकार। और यदि किसी स्वर का उच्चारण करने पर हमारे दोनों ओष्ठ गोल नहीं होकर के अन्य किसी भी आकृति में खुलते हैं, यानी गोल नहीं होंगे, अन्य किसी भी आकृति में खुल जाएंगे, वो कैसे स्वर कहलाएंगे? अवर्ताकार। अब आपको पता है कौन से स्वर का उच्चारण करने पर हमारे ओष्ठ गोल होते हैं, तो इसका आप प्रैक्टिकली भी कर सकते हैं, लेकिन अपने ओष्ठ तो अपने को दिखते नहीं है, अपने ओष्ठ तो अपने को दिखेंगे नहीं, किसी दूसरे से उच्चारण करके बताएंगे अपन कि बोल भाई देखे तू ए का उच्चारण कर, और फिर अपन देखेंगे कि उसके ओष्ठ गोल हो रहे हैं क्या, फिर आ का उच्चारण करवाएं, फिर ई का उच्चारण करवाएं, फिर ऊ का उच्चारण कराएं, तो देखो अपने को भी आभास हो जाता है। वैसे ऊ स्वर का उच्चारण करने पर हमारे ओष्ठ गोल होते हैं, इसका मतलब ऊ स्वर कैसा स्वर है बताओ? वर्ताकार है। ई स्वर का उच्चारण ई का उच्चारण करने पर ओष्ठ गोल नहीं हो रहा है, तो कैसा स्वर है? अवर्ताकार। अब आपको यहाँ याद रखना है वर्ताकार में कौन से आएंगे, तो केवल 4 स्वर आपको ध्यान में रखने। कौन कौन से स्वर हो जाते हैं? तो वो 4 स्वर हैं। एक तो सिंपल सा है, ऊ स्वर आ जाएगा, बड़ा ऊ आ जाएगा, ओ आ जाएगा और औ आ जाएगा। तो ये 4 स्वर किस स्वर के नाम से जाने जाते हैं? वर्ताकार स्वर। और मैंने अभी ट्रिक बताई थी आपको, शेष बचेंगे वो किस में आ जाएंगे? तो आपको तो 4 याद रखने। ऊ ऊ ओ औ कैसे स्वर हैं? वर्ताकार। शेष जो आएंगे सारे किस में आएंगे? अवर्ताकार में। तो बताओ क्या बच गया अब? ए, आ, ई, फिर ऊ आ गया है, तो ए और आई, ये स्वर क्या कहलाएंगे? अवर्ताकार। बिल्कुल सिंपल है ये तो। लिखो तो अगला नंबर 5, मुखाकृति के आधार पर हमारी बनने वाली मुख की आकृति है, उस मुख की आकृति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के हैं? तो यहाँ स्वर होते हैं कितने प्रकार के? 4 प्रकार। कितने प्रकार के? 4 प्रकार। ये थोड़ी सी समझने वाली बात है। देखो पहला होता है समृद्ध स्वर, दूसरा होता है अर्ध समृद्ध स्वर। थोड़ा सा बताना मेरे को, अर्ध शब्द कैसे लिखें? एक अर्ध आपके सामने ऐसा लिखा हुआ है और एक अर्ध शब्द है ये ऐसा लिखा हुआ है। अब आपसे कभी पूछा जाए शुद्ध शब्द कौन सा है, तो देखो हिंदी व्याकरण के अनुसार शब्द दोनों शुद्ध हैं, शब्द दोनों शुद्ध है, लेकिन वर्तमान में ये वाला शब्द ज्यादा शुद्ध है, इस वाले शब्द को शुद्ध कम मानेंगे, क्योंकि हिंदी में 2 प्रकार के शब्द होते हैं, एक मानक और एक अमानक। ये वाला श्रेणी है ये मानक के रूप में जाएगा, ये वाला अमानक रूप में। अमानक का मतलब ये है पूर्व में ऐसे शब्दों का प्रयोग होता था, वर्तमान में नहीं होता है, तो अमानक है। गलत नहीं है, लेकिन अमानक माने लिए जाते हैं, और जिनका प्रयोग अब वर्तमान में भी हो रहा है वो कैसे हैं? मानक रूप माने जाते हैं। तो अर्ध आप ऐसे लिख सकते हैं, कोई गलती नहीं है, शुद्ध शब्द है। तो लिख देता हूं इसको मैं ऐसे ही, अर्ध समृद्ध स्वर। देखो तीसरा होता है विवृत, और चौथा होता है अर्ध विवृत, अर्ध विवृत स्वर। देखो समृद्ध का मतलब क्या है? कम। विवृत का मतलब क्या है? अधिक। समृद्ध का मतलब कम, विवृत का मतलब अधिक। अर्थात किसी स्वर का उच्चारण करने पर हमारा जो मुख है, क्योंकि मुखाकृति है, हमारा मुख बिल्कुल अल्प मात्रा में खुलता है, बहुत कम मात्रा में खुलता है, तो स्वर कौन सा है बताओ? समृद्ध स्वर है। कौन सा स्वर कहलाएगा? समृद्ध। फिर किसी स्वर का उच्चारण करने पर हमारा मुख समृद्ध से थोड़ा सा अधिक खुलता है, समृद्ध स्वर से थोड़ा सा ज्यादा खुलता है, तो कैसा बन जाएगा? अर्ध समृद्ध। विवृत में क्या होगा? हमारा मुख सबसे अधिक खुलता है, सबसे अधिक खुलेगा, तो कैसा बनेगा? विवृत। और विवृत से थोड़ा सा कम खुलेगा, वो क्या कहलाएगा? अर्ध विवृत। क्लियर है यहाँ तक? अब इनमें आते कौन कौन से स्वर हैं? तो देखो सबसे पहले समृद्ध जो स्वर विवृत में लिखना चाहे तो विवृत में आ जाता है केवल आ। इसका कारण बताऊंगा आपको, क्योंकि आ स्वर का उच्चारण करने पर हमारा मुख सबसे ज्यादा खुलता है। रीजन बताऊं, जैसे आप डॉक्टर के पास में जाते हो और डॉक्टर यदि आपका मुख का अगर अपना जो माउथ है उसका चेकअप यदि करना चाहता है, तो अपने को बार बार ये कहता है कि आ करो, क्या करो? आ करो। यानी आ का उच्चारण करने पर हमारा मुख है सबसे ज्यादा खुलता है, सबसे ज्यादा। तो आ स्वर कौन से स्वर में आएगा बताओ? विवृत में आएगा। किस में आएगा? विवृत में। समृद्ध स्वर कौन कौन से होते हैं? तो इसको याद रखना आपको, ई आता है, बड़ी ई आ जाता है, ऊ आ जाता है और बड़ा ऊ। यानी ये जो 4 स्वर हैं ये समृद्ध कहलाते हैं। ई,
फिर ऊ ऊ, ये 4 स्वर किस में आएंगे? संवृत में। अर्ध संवृत में क्या आएगा? तो ऐसे याद रखना है ना, ए प्लस ई की गुण संधि होकर के क्या बनता है? ए, और ए प्लस ऊ की गुण संधि होकर के क्या बनता है? ओ। यानी एक मात्रा वाले स्वर, ए और ओ पे एक एक मात्रा आती है, तो ये किस में आएगा? अर्ध संवृत में। बताओ क्या बचा है? अर्ध विवृत। और सिंपल सा तरीका मैंने बता ही दिया है, स्वर आपको याद है, 3 को लिख दिया तो चौथा अपने आप आ जाएगा। बताओ क्या आएगा अर्ध विवृत में? एक तो ए, एक तो क्या आएगा? ए, फिर देखो आ गया है, ई आ गया है, ऊ आ गया है, फिर ए भी आ गया है, तो क्या बच गया? आई, और फिर क्या बच गया? आउ। तो ये दोनों मात्राओं वाले, 2 मात्रा वाले स्वर किस में आएंगे? अर्ध विवृत में। तो ये है आपके स्वरों का वर्गीकरण, संवृत, अर्ध संवृत, विवृत और अर्ध विवृत। यहां तक आपका स्वरों का जो वर्गीकरण है ये संपूर्ण वर्गीकरण हो चुका है। अब कल अपन पढ़ेंगे, अगला जो वीडियो होगा अपना, उसमें पढ़ेंगे अपन व्यंजनों का वर्गीकरण। और व्यंजनों का जो वर्गीकरण होता है, जो भी अपने 35 या 33 जो व्यंजन पढ़ते हैं, उन व्यंजनों का जो वर्गीकरण है वो मुख्य रूप से 2 आधारों पर होता है। व्यंजनों का वर्गीकरण, स्वरों का वर्गीकरण तो इन 5 आधारों पर होता है जो अपने आज अध्ययन किया है। व्यंजनों का वर्गीकरण केवल 2 ही आधारों पर होता है। एक तो होता है उच्चारण स्थान के आधार पर, जो कि रीट के सिलेबस में आपके अलग से एक पॉइंट डाल रखा है, उच्चारण स्थान, और वो संस्कृत में भी है, हिंदी में भी है। रीट की जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनके तो दोनों जगह काम में आएगा, हिंदी में भी आ जाएगा, संस्कृत में भी आ जाएगा। लेकिन एसआई वगैरह की जो तैयारी करने वाले बच्चे हैं, उनके केवल संस्कृत नहीं आती है, वहां उनके 200 नंबर की हिंदी आती है, तो वहां केवल आपके हिंदी में उच्चारण स्थान तैयार करने हैं। तो व्यंजनों का वर्गीकरण 2 आधारों पर होता है, एक तो उच्चारण स्थान के आधार पर और दूसरा होता है परियतन के आधार पर। वो कल अपन डिटेल पढ़ेंगे, उच्चारण स्थान क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं, कौन से स्वर का, कौन से व्यंजन का क्या उच्चारण स्थान होता है। फिर परियतन पढ़ेंगे, परियतन में किस प्रकार से इनके 3 उप आधारों पर पुनः वर्गीकरण कर दिया जाता है। जैसे कल ही मैंने एक प्रश्न पूछा था आपसे कि स्पर्शी व्यंजन कितने होते हैं, स्पर्शी व्यंजन कितने होते हैं, तो आप शायद उत्तर इसका 25 देंगे, जबकि इसका उत्तर 25 नहीं है, इसका उत्तर जो होता है वह 16 होता है। क्या होता है? 16। तो ऐसे प्रश्नों को अपन समझेंगे कल कि स्पर्शी आए तब तो आपको उत्तर 25 नहीं देकर के 16 देना है, स्पर्श आए तो उत्तर 25 देना है। उन चीजों को अपन कल सीखेंगे। कल के जो वीडियो होगा उसमें व्यंजनों का जो संपूर्ण वर्गीकरण है वो एक ही वीडियो में संपूर्ण करवा दूंगा। तो कुल अपने 3 वीडियो होंगे, और तीनों वीडियो में अपना वर्ण का टॉपिक पूरा का पूरा वर्ण का टॉपिक पूरा है। फिर अगला टॉपिक अपन लेते हैं, जो भी आपको, जो भी या तो बता दिया करो आप कि जो टॉपिक आपने कभी पढ़ा ही नहीं है, जो आपके व्याकरण में है, उन टॉपिक में जो टॉपिक आपको क्लिष्ट लगता है, बहुत ज्यादा क्लिष्ट लगता है, तो या तो वो बता दो, मैं वो करवा देता हूँ, या मैं सीक्वेंस के अनुसार, जैसे जो भी अपना सीक्वेंस चलता है हिंदी व्याकरण का, उस सीक्वेंस के अनुसार पूरी की पूरी ग्रामर है, व्याकरण को डाल देता हूँ। ठीक है, धन्यवाद। पुनः मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ इस चीज की कि ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने अन्य जो साथी हैं, जो भी अपने निजी साथी हैं, उन सभी तक इस चैनल को पहुंचाएं, जिससे कि बालकों को अधिक से अधिक इससे फायदा हो सके। मेरा उद्देश्य यही है कि हर एक बालक तक ये एजुकेशन पहुंचे। ग्रामीण इलाकों की ये दुर्दशा है बेचारों की कि उनको पढ़ने के लिए मोबाइल उनके पास में है तो रिचार्ज नहीं है बालकों के पास, ये भी समस्या है। ये बेरोजगारी का युग है, ये मैं समझता हूं बहुत भयंकर युग है। बहुत सी पीड़ाओं की, बहुत सी कठिनाइयों का एक जो कॉम्पिटिटिव होता है उसको सामना करना पड़ता है। मुझे पता है इन चीजों का बहुत अच्छी तरीके से, मैंने बहुत बारीकी से इन चीजों को देखा है, लोगों को बहुत अच्छे तरीके से मैंने देखा है कि किन किन समस्याओं का उनको सामना करना पड़ता है बेचारों को। तो जो भी अभावग्रस्त है उनकी मैंने समस्या का केवल निवारण करने के लिए ये एक चैनल शुरू किया है, जिसके माध्यम से आप भी पढ़ सकते हैं, अन्य अपने जो भी साथी हैं उन तक भी इस चैनल को पहुंचाएं, जिससे कि वो भी इससे फायदा ले सकें। 30 नंबर हिंदी के, 30 नंबर संस्कृत के, 30 नंबर साइको के, ये 90 नंबर का उनका विचारों का बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में मैटर तैयार हो जाए, और बहुत बेहतरीन तरीके से, अच्छे तरीके से, इजी वे, सरल तरीके से उन तक ये चैनल पहुंच सके। ठीक है, धन्यवाद, शुभ रात्रि।